सोनू रास्ते से जा रहा था, तभी रास्ते में भीख मांगता हुआ एक भिखारी देखता है। सोनू उसके पास जाता है और उससे कहता है, चाचा चाचा, आप भीख क्यों मांग रहे हो? अरे आप तो मेरे पापा की उम्र के हो, मेरे पापा काम करते हैं, तो आप क्यों भीख मांग रहे हो? आप क्यों नहीं काम करते? बेटा, मेरे पास कोई काम नहीं है और ना ही कोई मुझे काम देने के लिए तैयार है। तो अब मुझे अपना पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। और दुनिया बहुत ही बड़ी है, दुनिया में मेरे जैसे कई लोग हैं। चाचा, जब तक हमारा शरीर काम करता है ना, हमको काम करते रहना चाहिए, और जब हमारा शरीर काम नहीं करता तो फिर काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तो आप बिल्कुल ठीक हो, मैं बच्चा हूँ, लेकिन ये बात मुझे समझ में आती है। आप तो इतने बड़े हो, आपको समझ में नहीं आती क्या? बेटा, मैं मेहनत से नहीं घबरा रहा हूँ। मुझे भी पता है कि अगर मुझे कोई काम मिले तो मैं मेहनत कर लूँगा, लेकिन आज के समय में काम मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे देखकर ऐसे कह रहे हो, लेकिन कभी अपने पिता की मेहनत देखो कि वो किस तरह से तेज धूप में बाजार जाते हैं और 2 पैसे कमाते हैं। वही तो चाचा, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ। मेरे पिताजी ना मेहनत करने जाते हैं, तब जाकर कुछ पैसे कमा के लाते हैं। जब मेरे पापा मेहनत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको अच्छा नहीं लगता क्या मेहनत करना? या फिर आप इतने आलसी हो गए हो ना कि आपको ना भीख मांगना अच्छा लगने लग गया है? तभी तभी मैं आपके पास आया हूँ ये पूछने के लिए। बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आखिर कोई मेरे पास आया और मेरा दुख सुन रहा है, मुझे समझ रहा है। लेकिन दुनिया की सच्चाई से अभी तुम वाकिफ नहीं हो। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत ही ज्यादा निर्दयी भी है। सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, बाद में किसी और के बारे में सोचती है ये दुनिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, लेकिन मजबूरी मुझे यहाँ ले आई, इसलिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सोनू भिखारी चाचा से काफी ज्यादा बात करता है और कुछ देर वहाँ बैठता भी है। और जब उसके स्कूल का समय खत्म होता है तो वो वापस अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद सोनू अपनी माँ निर्मला से कहता है, माँ, क्या पैसा कमाना इतना मुश्किल है? हाँ बेटा, पैसे कमाना जितना मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल है पैसे को बचाना। आज के समय में हर कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो कोई भी काम कर रहा है वही जानता है कि असली मेहनत होती क्या है। हम तभी तो तुमसे कहते हैं कि खूब मेहनत करके पढ़ो, ताकि आगे तुम्हें किसी चीज के लिए कोई दिक्कत ना हो। अच्छा माँ, अगर मैं पढ़ाई करूँगा तब क्या मुझे भी किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगी? तब मैं अच्छे से पैसे कमा लूंगा ना? मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? बेटा, मैं पहले चाहती थी कि तुझे कोई परेशानी ना हो, लेकिन जब तक तू परेशानी में नहीं आएगा तब तक तू परेशानी से कैसे निकल पाएगा। इसलिए मुश्किलों से डरना नहीं, मुश्किलों से डटकर सामना करना सीखना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई हमारे लिए बहुत जरूरी है, पढ़ाई से ही इंसान आगे बढ़ता है। सोनू अपनी माँ की बात सुनने के बाद खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगता है। लेकिन रोज स्कूल से आते जाते टाइम वो भिखारी चाचा से भी मिलने जाता है। वो भिखारी चाचा से मिलने लगता था। एक दिन वो भिखारी चाचा एक लड़की से बात करते हुए कहते हैं, अरे गुड़िया, तुम तो अकेली हो और अकेले तुम कैसे घर जाओगी? तुम्हें अकेले घर जाने में डर नहीं लगता क्या? अगर कोई तुम्हारे पास आ गया और तुम्हें उठाकर लेकर चला जाएगा तब तुम क्या करोगी? नहीं चाचा, ऐसा नहीं होगा, मैं डरती नहीं हूँ। वैसे भी मुझे तो यहाँ पे सब जानते हैं, कोई मुझे उठाकर ले भी नहीं जा सकता। मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा ना, तो मेरे मम्मी पापा ना उस गुंडे को बहुत मारेंगे। अरे बाप रे, तुम तो सच में बहुत ज्यादा बहादुर हो। ऐसे गुड़िया, तुम रहती कहाँ हो? मतलब तुम्हारा घर ज्यादा दूर है क्या यहाँ से? नहीं चाचा, इतनी भी दूर नहीं है, बस थोड़ी सी ही पास है। मैं स्कूल से जब भी घर जाती हूँ ना, तो मैं आपको रोज देखती हूँ, इसलिए मैं ना आज आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आपको भूख लगती होगी ना, मैंने देखा है आप ऐसे भूखे प्यासे यहीं बैठे रहते हो। चाचा, आपका घर कहाँ है? बेटा, मेरा तो यहीं पर घर है, यही ठिकाना है। तुम जब मुझे रोज देखती हो तो तुम्हें यह नहीं पता कि मेरा कोई घर नहीं है। मैं यहीं पर सड़क पर रहता हूँ और लोग मुझे जो कुछ भी खाने को दे देते हैं वही खा पीकर मैं अपना पेट भर लेता हूँ। चाचा, अब ना आपको भीख मांगने की ना जरूरत नहीं है, मैं ना आपके लिए रोज लेकर खाना आऊंगी, आप वही खाना खा लेना। भीख मांगना ना अच्छी बात नहीं होती। तभी वो सोनू वहाँ आता है और कहता है, लेकिन ना चाचा तो अपनी मर्जी से भीख मांगते हैं। मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि भीख मांगना ना कमजोरों की निशानी है, और हमारे पास काम नहीं है। तो क्या हुआ, कोशिश तो कर सकते हैं ना।
हार मानकर भीख मांगे अच्छा थोड़ी लगता है। लेकिन चाचा ने तो कोशिश करनी ही छोड़ दी है। अब ये उनकी गलती है ना। अरे काम ढूंढेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा काम? काम तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन इनको तो भीख मांगने में मजा आ रहा है, तभी ये भीख मांग रहे हैं। कोई कमा के खाता है ना तो ज्यादा अच्छा होता है। भीख मांग के ना कब तक खाएगा कोई? तुम कौन हो और चाचा से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? चाचा की मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं समझ सकते हो। तुम तो बस यही समझोगे कि चाचा के पास काम नहीं है इसलिए वो भीख मांगते हैं। लेकिन भीख मांगना चाचा को भी अच्छा नहीं लगता है ना। तभी तो देखो हमसे कितने प्यार से बात कर रहे हैं चाचा। इन्होंने हमसे अभी तक कुछ मांगा ही नहीं है क्योंकि हम बच्चे हैं, और चाचा को तो मैं आज से रोज खाना दूंगी। गुड़िया, तुम बहुत अच्छी हो और बेटा तुम भी बहुत अच्छे हो। तुम दोनों ही अपनी जगह ठीक हो, लेकिन तुम दोनों बड़े हो जाओगे तब तुम अपना तर्क अच्छे से रख पाओगे, क्योंकि यह सब बातें भी तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी। इतना बोलकर वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद शहर में ही खबरें लगती हैं कि बच्चे किडनैप हो रहे हैं। ये सब बातें जब निर्मला को पता चलती है तो निर्मला बहुत ही घबरा जाती है। तभी वो अपने बेटे सोनू से कहती है, सोनू बेटा, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आजकल हमारा शहर सेफ नहीं है, तो तुम अब से कहीं भी जाओगे तो मुझे बता कर जाओगे, और फालतू में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, और किसी से बात भी नहीं करोगे ज्यादा। अनजानों से दूर रहोगे। कोई कुछ खाने को दे तो बिल्कुल भी नहीं खाओगे। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। मुझे आपका और पापा का सबका नंबर याद है। मुझे ये भी पता है कि पुलिस का नंबर क्या है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं करूँगा माँ। किसी अनजान ने मुझे कुछ दिया ना तो मैं फेंक दूंगा और भाग के घर आ जाऊंगा और आपको सब बता दूंगा। और माँ पता है आपको, मैं सीधा स्कूल जाता हूँ और सीधा घर आता हूँ, ताकि ना आपको ना चिंता ना हो कि मैं कहाँ गया। सच में तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन आजकल मुझे डर लगता है। जिस तरह से खबरें सुन रही हूँ ना, मुझे तो बहुत डर लगता है कि कहीं तेरे साथ कुछ हो ना जाए। इसलिए तो मैं अभी तुझ पर रोक टोक लगा रही हूँ। कल को जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तू अपने मन की ही करना, जो तुझे ठीक लगे वही करना। कुछ दिनों बाद सोनू स्कूल के रास्ते से घर आता है। तभी उसे भिखारी चाचा एक लड़की को टॉफी देते हुए दिखते हैं। ये लो बेटा, टॉफी खा लो। मुझे पता है कि तुम्हें टॉफी बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ये। नहीं चाचा, मम्मी ने ना मना किया है, किसी से ना कुछ भी खाने की चीज नहीं लेनी। मैं टॉफी नहीं खा सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है गुड़िया कि तुम अपनी मम्मी की बात मान रही हो, लेकिन मैं कोई अनजान तो नहीं हूँ। मैं तुम्हारा अपना भिखारी चाचा हूँ, फिर मुझसे किस बात का डरना। लेकिन चाचा, आपको तो मम्मी थोड़ी ना जानती है। और चाचा, मैं नहीं खा सकती टॉफी, मुझे बहुत डर लगता है। आजकल जैसे हो रहा है ना, बच्चों को उठाने वाले आ रहे हैं। मैं तो छोटी सी हूँ, मुझे कोई उठा के ले जाएगा तो मैं क्या ही करूँगी। मेरे मम्मी पापा तो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं नहीं खा सकती। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुमसे पहले एक टॉफी खाऊंगा, उसके बाद तुम खा लेना। बार बार चाचा के बोलने के बाद भी वो लड़की टॉफी खाने के लिए मान जाती है और टॉफी खा लेती है। कुछ देर बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है और वो चाचा उसे अपनी गोद में लेते हैं और सीधा सीधा जाने लगते हैं। ये देखकर सोनू खुद से बात करते हुए कहता है, अरे ये लड़की तो वही है ना, लेकिन ये बेहोश क्यों हो गई और चाचा इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए, लेकिन अगर मैंने इनका पीछा किया और मैं खुद फंस गया तो? एक काम करता हूँ, मम्मी ने मुझे सेफ्टी के लिए छोटा फोन दिया है ना, उससे मैं मम्मी या पुलिस अंकल को फोन कर देता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। सोनू पीछे जाता रहता है और तभी एक सुनसान रास्ता आता है। सुनसान रास्ते पर सोनू को डर लगता है और वो तुरंत पुलिस को फोन करके बुला लेता है। कुछ देर बाद पुलिस भी उसके साथ जाने लगती है और वहाँ भिखारी चाचा एक बहुत बड़े गोदाम में जाते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं। और इसी दौरान भिखारी चाचा का सच भी सबके सामने आ जाता है और वो पकड़े जाते हैं। ये देखकर निर्मला को भी बहुत खुशी होती है कि उसके बेटे की वजह से बच्चे किडनैप करने वाला पकड़ा गया। निर्मला अपने बेटे से कहती है, बेटा आज तो तूने सच में ही बहुत ही बहादुरी का काम किया है। भिखारी चाचा जो अब तक बच्चों को अगवा कर रहे थे, तुमने उसको पकड़वा दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। हर्ष एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसके पास ना तो पैसे की कमी थी और ना ही ऐशो आराम की। ऐसे ही एक रोज हर्ष के ऑफिस का मैनेजर अंश उससे कहता है, सर हमें सभी एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, तो आप मुझे कब तक पे कर रहे हैं जिसमें मैं सभी एम्प्लॉय को दे सकूं? हाँ अंश, सभी को देना तो है, लेकिन अभी सभी को बोल दो कि कुछ समय वेट कर ले।
जी सर। सर वो दरअसल सर मुझे एडवांस चाहिए नेक्स्ट मंथ का। लेकिन वो क्यों अंश? क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा हो रखा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि अपना कर्जा निपटा लूं। हर्ष कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ये देखकर अंश को कुछ समझ में नहीं आता और वो भी अपने कैबिन में चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन सभी एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं। यार आज 21 हो गई है लेकिन सैलरी अभी तक नहीं आई। आई थिंक हमें खुद सर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन यार हम डायरेक्ट ऑनर के पास नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि ऑनर से पहले मैनेजर होता है, इसीलिए हमें पहले उनके पास जाना चाहिए। सही बोल रही है तू। अब क्या था, सभी एम्प्लॉय एक गुट बनाकर अंश के पास जाते हैं और अंश से कहते हैं, सर हमें हमारी सैलरी कब मिलेगी? हम यहाँ अपना समय देते हैं तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें हमारी सैलरी समय से मिले। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी ये चीजें सिर्फ तुम नहीं, ऑफिस के सभी एम्प्लॉय चाहते हैं। सभी के अपने अपने खर्चे हैं और कर्जे हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको इस बारे में बात करनी है तो आप सीधा हर्ष सर के पास जाइए। लेकिन सर अगर सर ने हमें कुछ कहा तो? सैलरी किसको चाहिए? हमें। तो मैं तुम्हारी हिमायत लेकर नहीं जा सकता। हाँ भला आप जा भी कैसे सकते हैं? सर ने आपके मुंह में पैसे जो भर दिए होंगे तो आप हम लोगों की हिमायत कैसे लेंगे? राधा पहले तो तुम तमीज से बात करो, और जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और तुम सभी को क्या लगता है मैंने तुम्हारे लिए सर से बात नहीं की? मैं सर के पास गया था लेकिन उन्होंने कहा कि अंश सभी को बोल दो कि वेट कर लो। मैं तो खुद यहाँ काम करके फंसा हुआ हूँ, मुझे अपना लोन कंप्लीट करना है। मैंने सोचा था कि मैं इस बार अपने लोन को क्लियर कर दूंगा, लेकिन नहीं, यहाँ हमारे बॉस को अपने ऐशो आराम से ही फुर्सत नहीं है, तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए सर? करना क्या है, तुम सभी बॉस के पास जाओ और अपनी अपनी चीजें सर के सामने रखो। अंश के कहने पर अब सभी हर्ष के कैबिन में जाते हैं। हालांकि हर्ष अपने कैबिन में अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन फिर भी हर्ष सभी की प्रॉब्लम्स को सुनता है और हर्ष के सामने सभी एम्प्लॉयज अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं। उस वक्त हर्ष कुछ नहीं बोलता और चुप रह जाता है। ये सब हर्ष की गर्लफ्रेंड मीनाक्षी भी सुन रही थी और सभी एम्प्लॉयज को जवाब देते हुए मीनाक्षी कहती है, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपके और आपके बॉस के बीच में बोल रही हूँ। तो आप सभी अपने सर के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। आप सभी ने अपनी प्रॉब्लम्स तो बता दी, लेकिन आपने अपने मैनर्स को नहीं देखा। आप सभी को ये दिख नहीं रहा था कि आपके सर यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लिमिट्स क्रॉस कर दी आप सभी ने यहाँ आकर। मैं जान सकती हूँ क्यों? माफ करना मैडम आप भी, लेकिन सर यहाँ आपके साथ किसी बिजनेस की बात तो कर नहीं रहे होंगे। अच्छा ये तुम्हें पता है या मुझे? राधा सही कह रही है मैडम, आप बड़े लोगों के पास कोई परेशानी तो होती नहीं है और हमें बोलते हो कि हम वेट करें। मीनाक्षी आगे कुछ बोलती कि तभी हर्ष उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको शांत करवा देता है, जिसके बाद हर्ष अपने सभी एम्प्लॉय से कहता है, आप सभी अंश के पास क्यों नहीं गए? मैंने उसको कहा था कि वो आप सभी को बता दे कि कुछ समय इंतजार कर लें। सॉरी सर, बट अंश सर ने हमें बताया कि आपने उन्हें ये बात कही है, लेकिन जैसे हम आपके एम्प्लॉय हैं, वैसे ही सर भी है, उन्हें भी दिक्कत है और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ही हम आपके पास आए हैं। सर हम अपना पूरा समय यहाँ देते हैं, साथ ही इस कंपनी के साथ लॉयल होकर काम भी कर रहे हैं, तो इसके बदले हम इतनी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हमें सैलरी समय पर मिले। चलो ठीक है, आज 21 है, 24 को आप सभी को आपकी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है सर, तो 25 से ही काम शुरू होगा, उससे पहले नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम सब? अगर काम बंद हो जाएगा तो मैं तुम सबको पैसे कहाँ से ला कर दूंगा? और इन दिनों में बहुत लॉस चल रहा है वैसे ही। वो हम नहीं जानते हैं, हमने आपको अपना फैसला बता दिया बस। इस तरह से अब सभी एम्प्लॉयज चले जाते हैं, तो वहीं अब हर्ष अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। मेरा लोन पास नहीं हो रहा, क्या इशू आ रहा है? सॉरी सर, हम आपका लोन पास नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले से ही लोन ले रखा है और वो भी आप टाइम टू टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अभी अपने लोन को क्लियर कर देते हैं तो मे बी आपका लोन पास हो जाएगा। हर्ष वहाँ से चला जाता है और दूसरे अकाउंट से लोन ले लेता है। लोन पास होने में समय लग जाता है और जब तक उसको लोन नहीं मिला तब तक उसके किसी भी एम्प्लॉय ने काम नहीं किया।
जिस वजह से हर्ष की कंपनी डूब गई। कंपनी डूबने के साथ हर्ष भी डूब गया। साथ ही हर्ष के ऊपर बहुत कर्ज हो गया। उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो अपने कर्जे को चुका नहीं पा रहा था। समय पर कर्ज ना देने की वजह से हर्ष का घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ बैंक वालों ने जब्त कर लिया। उसके पास कुछ नहीं बचा था और अगर कुछ बचा था तो वो था उसका गेस्ट हाउस। बेचारा हर्ष अपने गेस्ट हाउस में बैठकर रो रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसको चिंता में रोते हुए देखकर उससे कहती है, हर्ष तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? मैं हूँ ना, मुझे कुछ समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मीनाक्षी, सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। हर्ष हम दोबारा चीजें ठीक करेंगे। हाँ मीनाक्षी, मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा तो दोगुनी छलांग लगाऊंगा। हाँ हर्ष, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम दोबारा आओगे और सबको पीछे छोड़ दोगे। लेकिन मीनाक्षी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? अगले 1 महीने तक जब मैं बैंक का लोन नहीं दूंगा तो सीबीआई तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें मीडिया में ये फैलाना है कि मैं यानी हर्ष भाग गया। पर हर्ष, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे खिलाफ मैं कैसे? जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तभी तो मैं तुम्हें ये काम करने को बोल रहा हूँ। हर्ष के बार बार कहने पर मीनाक्षी उसकी बात मान जाती है और ठीक वैसा ही होता है जैसा हर्ष ने कहा था। 1 महीने बाद सीबीआई आई और उससे पूछताछ करने लगी। सीबीआई की पूछताछ पर मीनाक्षी सीबीआई और मीडिया के आगे कहती है, मैं हर्ष के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने तो मुझसे बात तक नहीं की है। पता नहीं कहाँ गया वो। तो मीनाक्षी मैडम कब तक आएंगे वो? उन्होंने आपको कुछ तो बताया ही होगा। कब तक आएंगे आखिर वो? नहीं, मैंने कहा ना, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है और वो कब तक आएंगे कब तक नहीं कुछ नहीं कह सकते। या यूँ कहो कि वो आएंगे ही नहीं। मेरे ख्याल से वो बैंक का पैसा लेकर भाग गए हैं। मीनाक्षी के इस बयान से न्यूज में आग लग जाती है और हर तरफ ये खबर आग की तरह फैल जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, उनकी खुद की गर्लफ्रेंड बोल रही है कि हर्ष अब शायद कभी वापस नहीं आने वाले। तो आपका क्या ख्याल है? क्या सच में हर्ष यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन बैंक के पैसे लेकर भाग गए? ऐसी ही खबर पाने के लिए बने रहे लगातार हमारे न्यूज चैनल के साथ। इस तरह अब काफी समय हो जाता है और अगले 1 साल बाद धीरे धीरे करके हर्ष के लोन को कोई अजनबी इंसान चुका रहा था। और जब हर्ष का सारा लोन चुकता हो जाता है, साथ ही हर्ष का सब कुछ उसको वापस मिल जाता है, तो हर्ष मीडिया के सामने आता है और मीडिया के सामने आकर उसने अपने स्ट्रगल के बारे में लोगों को बताया। ये सुनकर मीडिया के साथ साथ सभी लोग उससे इंस्पायर हो गए और अब हर्ष सबके दिलों पर राज करने लगा। सुबह के समय सुरेखा आराम से अपने घर के हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी बहू संजू अपने हाथों में तिल्ली बम लेकर आती है और उसे जलाकर चुपके से अपनी सास के बगल में फेंककर वहां से भाग जाती है, जिसकी आवाज से डरकर वो चाय समेत सोफे से नीचे गिर पड़ती है। तभी वो गुस्से में अपनी बहू संजू को आवाज देकर बुलाती है, सत्यानाश हो तेरा बहू, क्यों इस बुढ़िया के पीछे पड़ी रहती है? माँ जी, अब मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ थी ही नहीं, फिर भी आप मुझे ही सुना रही हैं। क्या किया है मैंने? मेरे सामने ये भोला बनने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। ये तिल्ली बम तूने ही फेंका है मुझ पे। माँ जी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। भला मैं आप पर बम क्यों फोड़ूंगी? आप तो मेरी सासू माँ है। ये नौटंकी मेरे सामने मत कर समझी, ये तेरा ही काम है। जब भी दिवाली पास आती है तेरा यही नाटक शुरू हो जाता है। कितनी बार कहा है तुझसे कि अपनी ये बच्चों वाली आदत छोड़ दे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुझे कसम खा रखी है कि तुझे मेरी बात नहीं सुननी। सुरेखा अपनी बहू संजू को उसकी तिल्ली बम जलाने वाली हरकतों को लेकर सुना ही रही थी कि तभी उसके पास उसका बेटा रोहित और बेटी कविता आते हैं और रोहित अपनी माँ सुरेखा को जमीन पर बैठा देखकर उसके पास जाता है और उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहता है, माँ आप जमीन पर क्यों बैठी हुई थी? क्या हुआ? बेटा तू ये अपनी बीवी से पूछ, जिसकी दिवाली 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो गई है। इसने मेरे ऊपर तिल्ली बम जलाकर फेंका है। उसी की आवाज से मैं डरकर सोफे से नीचे गिर गई। माँ आप भी ना, तिल्ली बम की आवाज से कौन डरता है? आपने तो हमारी नाक ही कटवा दी।
देख बेटा, जब अपनी खुद की बेटी मेरा दर्द नहीं समझ रही, मेरा मजाक उड़ा रही है, तो बहू तो फिर भी पराए घर से आई है। अगर वो नहीं समझ रही तो क्या ही बुरा कर रही है। माँ, अब आपको इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भाभी को बम फेंकते हुए देखा है क्या? हो सकता है दिवाली का टाइम है, पास में ही किसी बच्चे ने फेंक दिया हो बाहर से। देखिए सब लोग, घर का दरवाजा खुला हुआ है। देखा बेटा, इसे यकीन ही नहीं है मेरी बातों पर। देखा नहीं है तो क्या हुआ, मुझे पता है ये कारनामा इसके सिवा कोई और नहीं कर सकता। ये इसका ही है हर बार का। लेकिन माँ, वो बस करो कविता, माँ से जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। और तुम ये सब करके बुत बन के क्या खड़ी हो? माँ से एक बार माफी भी नहीं मांग रही हो। ये तुमने ही किया है, क्योंकि तिल्ली बम का शौक पूरे घर में तुम्हें ही है। लेकिन रोहित जी, मैंने नहीं फेंका माँ जी के ऊपर बम। अच्छा तो फिर खाओ मेरी कसम कि तुमने ये बम नहीं फेंका माँ के ऊपर। सॉरी माँ जी, बम मैंने ही फेंका था, लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं होता, ना ही आप चलेंगी। मैं तो बस दिवाली का टाइम था, इसलिए थोड़ा सा छेड़ रही थी, बाकी बम फटने वाला नहीं है। मुझे भी पता है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। इस तरह से अपनों से बड़ों के साथ ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है। बेशक कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अचानक इसकी आवाज से डरकर इंसान खुद को तो नुकसान पहुंचा सकता है ना। अब जल्दी से माफी मांगो माँ से। अपने पति रोहित के कहने पर संजू अपनी सास सुरेखा से अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद रोहित भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन संजू की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता। वो आए दिन अपने तिल्ली बम जलाने के शौक के चलते अपनी आसपास वालों को परेशान करती रहती थी। एक रोज संजू अपनी ननद कविता के कमरे में जाती है और उसे अकेले में हॉरर मूवी देखते हुए देखकर वो चुपके से उसके ऊपर तिल्ली बम जलाकर फेंक देती है, जिसकी आवाज सुनकर वो डर जाती है और कमरे से भागने के चक्कर में टेबल पर रखे कांच के वाज से टकरा जाती है और गुस्से में अपनी भाभी संजू से कहती है, भाभी आपका दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या किया आपने? जब देखो हाथ में तिल्ली बम लेकर घूमती रहती हो। लोगों का जीना हराम करने के सिवा आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? माफ कीजिए नैना जी, लेकिन क्या करूं, आपको इतने प्यार से डरावनी मूवी देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर दिया। भाभी, ये कोई मजाक करने का तरीका होता है क्या? किसी दिन आपके मजाक करने के चक्कर में और आपके इस तिल्ली बम के चक्कर में तो किसी की जान चली जाएगी या वो बेचारा अपाहिज हो जाएगा। कविता अपनी भाभी को सुना ही रही होती है कि तभी उसकी माँ सुरेखा और भाई रोहित भी वहाँ आ जाते हैं और उसे जमीन पर बैठा देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिस पर कविता गुस्से में कहती है, आप लोग ऐसे खड़े रहकर हंसते रहेंगे क्या या मुझे उठाएंगे भी? भाभी के तिल्ली बम के चक्कर में तो सबकी जान ही ले रखी है और कुछ नहीं। क्यों, हम क्यों उठाएं? उस दिन तो तू बड़ी तरफदारी कर रही थी ना अपनी भाभी की, आज क्यों बुराई कर रही है? उस दिन तुझे हंसी आ रही थी, आज हम खुश हो रहे हैं। बस करिए माँ, मिल गया उसको भी प्रसाद आपके ऊपर हंसने का। और तुम अपना ये बम जलाने का शौक छोड़ोगी कि नहीं? मैंने दिन में भी तुम्हें समझाया था ना। रोहित जी, आपने तो मुझे खुद से बड़े से मजाक करने के लिए मना किया था ना, लेकिन नैनन जी तो मुझसे छोटी है, उनके साथ तो मैं हंसी मजाक कर ही सकती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो सब अब यहाँ से, कविता को आराम करने दो। हाँ चलिए रोहित जी, वैसे भी नैनन जी को आराम की जरूरत है। भाभी, आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको तो मैं देख लूंगी बाद में। अब आपका ही नंबर है। मैंने उस दिन आपका साथ दिया और आपने ये किया मेरे साथ। सॉरी नैनन जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आपने तो दिल पर लगा ली मेरी बात। कुछ समय बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सुरेखा अपनी बेटी कविता और अपनी बहू संजू के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही होती हैं कि तभी पड़ोसन कलावती उनके घर आती है, जिसे देखकर मंजू अपने मन में कहती है, ये मोटी आंटी मेरे घर में क्या कर रही है? इन्हें देखते ही मेरा खून जलने लगता है। पहले मेरी सास से लड़ाई करती है, फिर मेरी ही सास के पास मदद मांगने भी चली आती है। इनको तो आज मजा चखाना पड़ेगा, बाकी दोबारा ये मेरी सास से पंगा ना ले सके। पहले 1000 बार सोचे। बहुत शौक है ना इनको दूसरों पर चिल्लाने का, आज पूरे मोहल्ले में चिल्लाती नजर आएंगी। संजू इतना सोचकर चाय लाने के बहाने वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर तिल्ली बम की लड़ियाँ लाकर सबकी नजरों से बचते हुए चुपके से कलावती के पल्लू में बांधकर जला देती है। जिसके बाद जैसे जैसे एक एक तिल्ली बम जलता, वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उछलने लगती और उसकी आवाज सुनकर
पूरा मोहल्ला सुरेखा के घर के सामने इकट्ठा हो जाता है और कलावती को ऐसे उछलता हुआ देखकर सभी लोग जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं और बम की आखिरी तिल्ली के जलने पर वो खुद ही जमीन पर बैठ जाती है और सर पकड़कर कहती है, हाय दैया, इस तिल्ली बम ने तो मेरी जान ही ले ली। सुरेखा, तेरी बहू तो बिल्कुल ही पागल है। हाय रे, आज तक केवल सुना था कि सुरेखा की बहू तिल्ली बम जलाने वाली है, लेकिन आज तो देख भी लिया। अब तो मैं कभी सपने में भी तेरे घर ना घुसूं। अपनी इस पागल बहू को तू ही झेल। हाँ, उसने पूरे मोहल्ले में मेरा मजाक बना दिया। हाँ, लेकिन उसके ऐसा करने से भी कुछ नहीं हुआ। जिसको नहीं भी पता था ना कि तेरी बहू तिल्ली बम जलाने वाली है, आज तो उसे भी पता चल गया। कलावती तू गुस्सा मत हो, मेरी बहू तो पागल ही है, लेकिन तू तो समझदार है ना, इतनी छोटी सी बात का बुरा मत मान। हाय, तुझे छोटी सी बात लगती है? अरे तेरे मजाक के चलते तेरी बहू ने मेरी कमर तोड़ दी। पता नहीं कौन से जंगल से तू अपनी बहू को पकड़ कर लाई है। बहू वाले तो इसके कोई लक्षण ही नहीं है। हाँ? कलावती इतना कहकर सभी पड़ोसियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अपनी बहू की तिल्ली बम जलाने वाली आदत के चलते अपने घर में इतना बड़ा तमाशा देखकर सुरेखा का सर घूमने लगता है और वो अपना सर पकड़कर हॉल में बैठ जाती है। ये नहीं सुधरने वाली, चाहे कितना भी समझा लो, इसका कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, हमारे ही नसीब में लिखी थी ये तिल्ली बम जलाने वाली बहू। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।